हेलो दोस्तों, मैं संजय देवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में एक बार फिर से, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये मानव रक्त है क्या चीज़, मानव रक्त क्या है, यानी कि ये ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो है यानी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ये इसका आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो मानव रक्त क्या हो गया? एक तरल संयोजी ऊतक हो गया। और इसकी यदि हम लोग मात्रा की बात करें हमारे बॉडी में, तो हमारे भार का जो होता है यानी हमारे वेट का ये 7% जो पार्ट्स होता है, भाग होता है, वो हमारे ब्लड का होता है। ठीक है, कितना होता है? हमारे भार की दृष्टि से हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मात्रा। और इसी में यदि औसतन हम लोग देख लें तो हमारे बॉडी में औसतन लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर लगभग क्या ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड पाया जाता है, जिसमें से आप एक बात और ध्यान रखेंगे, एक इसमें लगभग आधा लीटर ब्लड है ना, महिलाओं में आधा लीटर ब्लड जो है ये कम होती है। तो ये कम होता है किन में? महिलाओं में। तो महिलाओं में अगर ब्लड की मात्रा को देखें तो महिलाओं में ब्लड की मात्रा जो होती है वो आधा लीटर, कितना? आधा लीटर जो है कम होती है पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, इसके पीएच की यदि हम लोग बात कर लें कि इसका पीएच मान कितना होता है ब्लड का, तो पीएच मान जो होती है वो हमारा, इससे जैसे कि हमारे भार की दृष्टि से 7% है, तो ये पीएच मान भी इसके 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.4 होता है। इसमें उपस्थित जो धातु की यदि हम लोग बात करें तो जो हमारे ब्लड में धातु की उपस्थिति जो होती है वो होती है आयरन की। किसकी होती है? आयरन की, यानी कि Fe आप जिसको कहते हो आयरन। ठीक है, तो हमारे ब्लड में किसकी उपस्थिति होती है, कौन सी धातु उपस्थित होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो वो हमारे ब्लड में जो होता है आयरन धातु होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ब्लड यानी कि रक्त हमने समझ लिया कि एक तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है, ये तो समझ में आ गया। इसकी मात्रा जो होती है वो हमारे शरीर में 7% होती है, ये भी समझ में आ गया। औसतन अगर देख लें तो 5 से 6 लीटर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होता है, और महिलाओं में आधा लीटर जो है वो कम होता है। ठीक है, मतलब 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक महिलाओं में ब्लड की मात्रा होती है, ये समझ में आ गया। इसके पीएच मान भी समझ में आ गया कि पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। और साथ में अगर हम लोग बात करें इसमें उपस्थित जो धातु होगी वो कौन सी होगी? Fe यानी कि आयरन धातु उपस्थित इसमें होता है। अब देखें अगर बात करें इसमें तो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो मुख्य रूप से ब्लड जो होता है, जो रक्त होता है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक होती है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर अणु, जिसको आप लोग रक्त कणिका के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में ब्लड कार्पल्स भी कहा जाता है, और आपके प्लाज्मा को इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो होता है रक्त का मृत तरल भाग होता है, जो कि संपूर्ण रक्त का 55 से 60% भाग होता है। तो ये जो प्लाज्मा है वो रक्त का 55 से 60% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है ना। यदि हम लोग ब्लड को देख लें, और यदि हम लोग ब्लड देखें, ऐसा अगर मैं मान लूँ ये हमारे शरीर का ब्लड है यानी कि रक्त है, तो इस रक्त का जो है 55 से लेकर के 60% भाग जो होगा वो प्लाज्मा का ही बना होता है। और ये प्लाज्मा जो होता है ये मृत होता है, याद रखेंगे कैसा होता है, ये मृत होता है। यहाँ लिख दिया गया मृत तरल भाग है, तो मृत तरल भाग होता है। ठीक है, हमारे रक्त का 55 से 60% मृत तरल भाग जो होता है, यानी हमारे रक्त में उपस्थित 55 से 60% मृत तरल भाग वो हमारा कहलाता है प्लाज्मा। ठीक है, अब यदि इसी प्लाज्मा में हम लोग देखें तो प्लाज्मा के अंदर यदि हम लोग झांक करके देखें तो प्लाज्मा में जो 90% होता है वो जल होता है। 90% क्या होता है? जल उपस्थित होता है। इस प्लाज्मा में बोल रहे हैं, अब ब्लड में नहीं बोल रहे हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है, और 7% यदि देखें तो प्रोटीन होता है। और मुख्य रूप से यदि उसमें उपस्थित जो प्रोटीन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ये फाइब्रिनोजन होता है। कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो है वो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है? ये फाइब्रिनोजन जो है यही ब्लड को थक्का जमाने का, यानी कि रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, यदि इसमें अगर बात करें
0.9% जो होता है वो इसमें उपस्थित लवण होते हैं, और 0.1 अगर देखें 0.1% तब वो उपस्थित हमारा ग्लूकोज होता है। बात यहाँ तक समझें। देखिए, समझने की कोशिश करिए। प्लाज्मा जो हो गया, ये प्लाज्मा क्या है? हमारे रक्त का 55 से 60% मृत तरल भाग जो होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर यदि हम लोग देखें तो 90% जो होता है प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। वहीं 7% यदि देखें तो प्रोटीन होता है, और उसमें भी कौन से प्रोटीन होता है? तो वो फाइब्रिनोजन होता है। अब फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है भाई? तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यदि उसमें हम लोग देखें तो 0.9% यदि देखें तो उसमें उपस्थित होता है लवण। ठीक है, तो उसमें क्या उपस्थित होता है? लवण होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है लवण 0.9%। अब जो 1% बच गया, 1% कहने का मतलब 0.1%, 1%, 0.1% जो होता है वो हमारा होता है ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें यहाँ क्या है, नोट। तो यहाँ रक्त को थक्का जमाने का काम मैंने कहा फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। तो क्या सिर्फ यही जमाता है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें 4 फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 कारक हैं जो ब्लड को थक्का जमाने का काम करते हैं। कौन कौन से? एक यदि प्रोटीन में अगर हम लोग देखें तो फाइब्रिनोजन होगा, और हार्मोन्स भी होते हैं। देखो, प्रोटीन भी थक्का जमाने का काम करता है, हार्मोन्स भी करता है, विटामिन से भी थक्का जमाने का काम करता है, और साथ में एक रुधिर कणिका है, एक ब्लड कार्पल्स है, वो भी रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। कौन कौन सा? देखिए यहाँ मैं नोट करता हूँ। प्रोटीन आपको समझ में आ गया? प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? यदि प्रश्न आ जाए कि कौन सी प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, तो फाइब्रिनोजन, आप याद रखेंगे इसको। और अगर हार्मोन्स बोले तो ह से हार्मोन्स है, और ह से ही आता है हिपेरिन, आप याद रखेंगे हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है ये हार्मोन जो होता है क्या करता है? ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। और ये बनता कहाँ है? ये हमारे यकृत में बनता है, याद रखेंगे। कहाँ बनता है? यकृत, जिसको आप इंग्लिश में लीवर कहते हो, यहाँ पे बनता है हिपेरिन। अब वो भी क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन्स, क्या विटामिन्स भी रक्त को थक्का जमाने का काम करता है? बिल्कुल करता है। कौन सा? तो ये जो होता है विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड को, रुधिर को थक्का जमाने का काम करता है। रुधिर कणिका की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो प्लेटलेट दिख रहा है आपको, है ना, ये जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, ये हमारे रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है, थक्का जमाने में सहायता प्रदान करती है। तो ये तो हो गई हमारी प्लाज्मा की बात। अब हम लोग चलते हैं आगे रुधिर अणु यानी कि रक्त कणिका की तरफ। तो रक्त कणिका जो होती है यानी कि ब्लड कार्पल्स जो होते हैं वो हमारे रक्त का 40 से 45% भाग क्या होता है? रुधिर अणु यानी कि रक्त कणिका होती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से 3 रुधिर अणु यानी कि 3 ब्लड कार्पल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट। ठीक है, तो तीनों को बारीकी से समझेंगे, एकदम डीप में जाकर के समझेंगे, टोटल सारी चीज़ें देखेंगे जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसके बाद ब्लड से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो रुधिर अणु कौन कौन से हो गए? और देखिए, इसमें से जितना मैं ये डेटा कलेक्शन जो किया गया है कि भाई मात्रा 7% होती है, या औसतन देख लिए 5 से 6 लीटर हो गया, या फिर पीएच मान 7.4 हो गया, या फिर उपस्थित अणु है, सारे डेटा जो है वो इनसाइक्लोपीडिया साइंस का जो बुक है, इनसाइक्लोपीडिया सामान्य विज्ञान, वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। अगर आपके पास बुक हो तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रुधिर अणु की अगर हमने बात कर ली तो 40 से 45% क्या होता है? रुधिर अणु होता है रक्त में, है ना। और ये 3 प्रकार के होंगे, लाल, श्वेत और प्लेटलेट। तो ये हो गए। और उसमें भी रुधिर अणु में अगर हम लोग बात करें तो 90% जो होता है वो पूरा का पूरा लाल रक्त कणिका ही होती है। लाल रक्त कणिका कौन कौन सी होती है? अगर 100% देखें तो 3 है, तो 3 में से 90% जो होगा वो केवल और केवल लाल रक्त कणिका होगी। और बाकी अगर 90% ये हो गया तो बचा कितना? 10%, यानी कि 10%। तो 10% कौन कौन सा हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका 5% और प्लेटलेट 5%। तो याद ऐसे ही हो जाने वाला है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ जो आपको बताना भूल रहा था वो ये चीज़ है कि ये जो हमारा प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, इसमें से यदि जो 7% प्रोटीन जो दिख रहा है यानी कि जो फाइब्रिनोजन है, 7% जो प्रोटीन दिख रहा है ना, फाइब्रिनोजन जिसमें उपस्थित होता है बोल रहा हूँ। तो यदि इसमें से उपस्थित जो ये फाइब्रिनोजन है
ये वाला कलर, ये मान के चलो आपका फाइब्रिनोजन है, अगर इसको निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग बचता है, मतलब यदि फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो जो शेष भाग बचता है इसी को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। किसको कहेंगे? यदि प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन प्रोटीन को प्लाज्मा से बाहर निकाल दिया जाता है तो जो शेष पार्ट्स बच जाते हैं, जो शेष भाग बच जाता है, वो हमारा सीरम कहलाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब लाल रक्त कणिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेड ब्लड कार्पल्स। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है लाल रक्त कणिका को, जिसको साइंटिफिक नेम यदि देखें यानी कि वैज्ञानिक नाम, तो एरिथ्रोसाइट के नाम से ये जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया एरिथ्रोसाइट। यदि इसकी आकृति की हम लोग बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसकी जो आकृति होती है वो लगभग गोलाकार समझ सकते हो, लेकिन इसको कहा जाता है उभयावतल। क्या कहते हैं? उभय अवतल कहा जाता है। उभय अवतल होता है, हल्का सा ये अवतल होता है, इसी वजह से इसको उभय अवतल कहा जाता है। ठीक है, तो ये उभय अवतल कहते हैं, तो ये उभय अवतल होता है। आप चाहो तो गोलाकार कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगभग गोलाकार जैसी ही संरचना होती है। आगे बढ़ें, जैसे कि केंद्रक की अगर बात करें कि क्या लाल रक्त कणिका में केंद्रक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनुष्य के जो लाल रक्त कणिका है उसमें केंद्रक नहीं होता है, आप याद रखेंगे, ये नहीं होता है। लेकिन जो ऊँट है, क्या है? ऊँट और लामा, इनके लाल रक्त कणिका में केंद्रक उपस्थित होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। किसके? ऊँट और लामा के ब्लड में उपस्थित जो लाल रक्त कणिका है उसमें केंद्रक पाई जाती है। ठीक है, और इसके निर्माण की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोन मैरो कहते हो। क्या कहते हो? बोन मैरो। ठीक है जी, ये बोन मैरो, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। इसके जीवन काल की यदि हम लोग बात करें कि ये कितने दिन तक जीवित रहता है। अब देखिए ऐसा है, जो भी इस दुनिया में आता है उसको तो एक दिन न एक दिन जाना ही है ना। तो लाल रक्त कणिका किस खेत के मूल है, इसको भी तो जाना है। तो इसके जीवन काल की जो अवधि होती है वो कितने दिन होती है? तो इसकी जीवन काल की अवधि यदि हम लोग बात करें तो ये लगभग 20 से लेकर के 120 दिन तक जीवित रहता है। कितना? 20 से लेकर 120 दिन तक ये जीवित रहता है। अच्छा, मृत्यु होती है, चलो ठीक है, हम समझ गए इसकी मृत्यु होती है। तो कहाँ पे होती है मृत्यु? तो मृत्यु इसकी जो होती है वो यकृत, क्या होती है? यकृत में होता है। यकृत, जिसको आप लोग लीवर कहते हो। क्या कहते हैं? लीवर। और लीवर में कहाँ भाई? उसका भी कोई पार्ट्स है क्या? जी बिल्कुल, उसका पार्ट्स है प्लीहा तिल्ली। कहाँ पे? प्लीहा तिल्ली में। ठीक है, प्लीहा तिल्ली में होता है ये, प्लीहा तिल्ली। तो प्लीहा तिल्ली में होता है, जिसको इंग्लिश में आप लोग स्प्लीन कहते हो। क्या कहते हो? स्प्लीन के नाम से भी ये जाना जाता है। तो यहाँ पे इसकी मृत्यु होती है। हाँ, और प्लीहा तिल्ली को जो है, क्यों? देखो यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि जो प्लीहा तिल्ली है, यहीं पे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का क्या हो रहा है? डेथ हो रहा है, यहीं पे उसकी मृत्यु होती है। और यहीं पे मृत्यु होती है, इसी वजह से इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज़ को। कार्य की अगर हम लोग बात करें, इसका काम क्या रहता है? ये कार्य करता है O2 का परिवहन। क्या करता है? O2 का परिवहन। O2 का परिवहन। ठीक है, तो O2 मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता है भाई। आपकी जो बॉडी में जो सांस ले रहे हो, तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन है वो तो आपके फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़ों में पहुंचने के बाद कुपिकाओं में गया, है ना, वायु कोश जिसको कहते हैं, वहाँ पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है? वहाँ पे जो उपस्थित महीन मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पतली पतली जो हमारे नस कह सकते हो आप, या फिर हम लोग कहें जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें उपस्थित होता है। वहाँ पे जाता है ये, और वहाँ पे वो जा करके क्या करता है? ये O2 का परिवहन करता है। वहाँ से पकड़ता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को लेकर के आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया? लाल रक्त कणिका का कार्य क्या होता है? ये करता है O2 का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन ये करता है। अर्थात आपके बॉडी में जितनी ज़्यादा मात्रा में लाल रक्त कणिका होगी, रेड ब्लड कार्पल्स होंगे, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो भी उतना बेटर होगा, है ना।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसकी मात्रा की यदि बात करें तो मात्रा जो होती है ये एक बूंद ब्लड में, यदि देखें एक बूंद ब्लड में, है ना, यानी कि एक बूंद रक्त कह सकते हो, एक बूंद रक्त में लगभग 600 कण जो है क्या होता है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका के कण उपस्थित होते हैं। कितना होते हैं? एक बूंद रक्त में 600 कण किसके, लाल रक्त कणिका के उपस्थित होते हैं। अच्छा, बार बार लाल रक्त कणिका बोल रहे हैं, क्या इसका कलर लाल होता है? जी, इसका कलर जो होता है वो लाल होता है। ब्लड को आपने देखा ही है, वो उसका कलर लाल होता है। तो उसका कलर आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण से होता है। किसके कारण से रक्त का कलर लाल होता है? हीमोग्लोबिन, बहुत तेजी है, हीमोग्लोबिन के कारण से। ठीक है, याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन के कारण से इसका रक्त का जो कलर होता है वो लाल होता है। प्लीहा तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। साथ में रेड ब्लड कार्पल्स इंग्लिश में कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स होता है। ये मेजर पॉइंट है इसमें का, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता है। अब ये हो गया हमारा लाल रक्त कणिका कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका ये पढ़ें, इससे पहले हम लोग लाल रक्त कणिका जो है उसके बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। वो ये है कि लाल रक्त कणिका की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाती है? एनीमिया नामक रोग होता है। और यदि उसकी अधिकता हो जाए तो सेंड्रोसिस नामक जो बीमारी होती है, तो कमी से भी और अधिक से भी होती है। तो मेंटेन करके इसको रखना अति आवश्यक है। एक चीज़ और है, यदि आप ज़्यादा सोते हो तो सोने से जो है हमारे शरीर में लगभग 5% जो है आरबीसी की कमी होती है। कितनी? 5% कमी से, यानी कि अधिक सोने से 5% आरबीसी हमारे बॉडी में कम हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। तो अधिक सोओगे 5% क्या हो जाएगा, लाल रक्त कणिका कम हो जाएगी, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और इसके अपोजिट जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी में जो होती है आरबीसी की मात्रा वो बढ़ जाती है। ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी बढ़ती है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं श्वेत रक्त कणिका की तरफ। श्वेत रक्त कणिका यदि इसकी आकृति की हम लोग बात करें तो ये लगभग अमीबा के आकार का होता है। किसके आकार का? अमीबा के आकार का। अमीबा के आकार का होता है, अमीबा के आकार का। ठीक है, तो अमीबा के आकार का होता है, जिसका व्यास यदि हम लोग बात करें तो इसका जो व्यास होता है वो 0.007 mm होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसका व्यास इतना होता है। केंद्रक अगर इसमें हम लोग बात करें, हाँ जी, तो केंद्रक जो है श्वेत रक्त कणिका में उपस्थित होता है। तो इसमें होता है केंद्रक जो है क्या है, इसमें होता है, उपस्थित होता है। निर्माण की अगर इसकी बात करें तो इसका निर्माण जो होता है ये भी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो जो अभी भी मैं बात किया था, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, और लिम्फ नोड में भी होता है। कहाँ पे? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में। और कभी कभी जो है, कभी कभी ना, ऐसा नहीं है हमेशा, कभी कभी लीवर में, कभी कभी लीवर, या जिसको आप यकृत बोले तो यकृत, या और प्लीहा में भी हो जाता है इसका निर्माण। तो यहाँ इसका निर्माण हो जाता है। कहाँ कहाँ देखो, अस्थि मज्जा में होगा, लिम्फ नोड में होता है, और साथ में कभी कभी जो है लीवर और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। याद रखेंगे किसका? श्वेत रक्त कणिका का। ठीक है जी, तो निर्माण 2 बार लिख डाला था, तो ये हमारा हटाओ इसको। आगे बढ़ें, जीवन काल इसका अगर हम लोग देखें तो इसका जीवन काल जो होता है वो 2 से लेकर के 4 दिन का होता है, केवल 2 से लेकर के 4 दिन का, ज़्यादा नहीं। मृत्यु की अगर हम लोग बात करें, इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु जो होती है वो रक्त में ही हो जाता है। कहाँ पे होती है? रक्त में ही। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो ये रक्त में ही हो जाता है, इसके लिए कोई स्पेशली जगह नहीं है। ठीक है, तो ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कार्य की अगर हम लोग बात करें तो ये कार्य जो करता है वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का कार्य करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने सुन रखा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन? आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका, यही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करने वाला। ठीक है, एंटीबॉडी बोलूँ तो इसका कार्य क्या हो गया?
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, है ना, ये इसका काम होता है। तो कार्य क्या हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को गेन करना, बढ़ाने का काम क्या करता है, श्वेत रक्त कणिका करता है। अच्छा, सबसे बड़ा WBC, ये क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा WBC किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ा WBC जो है वो मोनोसाइट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोनोसाइट्स को। ठीक है जी, मोनोसाइट्स। तो ये मोनोसाइट्स को कहा जाता है सबसे बड़ा क्या, WBC। तो मोनोसाइट्स को ही कहा जाता है सबसे बड़ा WBC। सबसे छोटी WBC, तो सबसे छोटी WBC जो होती है वो होता है लिम्फोसाइट। किसे कहेंगे? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को कहा जाता है। फिर ये कर दिया मैं, तो सबसे छोटी WBC कहेंगे, कैसे कहेंगे? लिम्फोसाइट्स। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। श्वेत रक्त कणिका जिसको कहेंगे WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस कहेंगे। इसका साइंटिफिक नाम जो होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो होती है वो अमीबा के आकार की होती है, जिसका व्यास लगभग 0.007 mm का होता है। ठीक है। केंद्रक की अगर बात करें तो इसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। इसका निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में होता है और लिम्फ नोड में होता है, और साथ में कभी कभी लीवर और प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। इसकी जीवन अवधि अगर देखें तो ये 2 से 4 दिन तक होती है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाता है। आगे अगर मृत्यु की बात करें तो कहाँ पे होता है, तो ये ब्लड में हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशली जगह नहीं है। कार्य अगर बात करें, रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यून सिस्टम को ये गेन करता है, बढ़ाने का काम करता है। सबसे बड़ा अगर WBC कहा जाए तो मोनोसाइट्स होता है, और सबसे छोटा कहा जाए तो लिम्फोसाइट होता है। याद करना बहुत ही है। छोटा लिटिल से आप याद रख सकते हो लिम्फोसाइट, ली से लिटिल और ली से लिम्फोसाइट। तो ऐसे भी हो गया, WBC का सबसे छोटा लिम्फोसाइट, और बड़ा बोल दे तो मोनो, मोटा, ऐसा समझ ले। तो मोटा ऐसा करके हम ये याद करने के लिए है ना, तो मोटा करके समझ सकते हो। जो मोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो मोनोसाइट जो होगा वो बड़ा होगा। लिम्फोसाइट यानी कि लिटिल यानी कि छोटा, तो जो छोटा होगा सबसे वो कौन सा होगा? लिम्फोसाइट होगा। याद ऐसे ही हो जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं। रक्त बिम्बाणु जिसको प्लेटलेट कहा जाता है इंग्लिश में, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो थ्रोमोसाइट्स है। क्या होता है इसका साइंटिफिक नाम? इसका साइंटिफिक नाम जो होता है वो होता है थ्रोमोसाइट। उपस्थिति, देखिए उपस्थिति क्यों लिखा हूँ? उपस्थिति इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये केवल और केवल जो है स्तनधारियों में, है ना, स्तनधारियों में ही उपस्थित होता है। स्तनधारियों में ही उपस्थित होती है। कौन? प्लेटलेट यानी कि थ्रोमोसाइट्स। तो थ्रोमोसाइट ही ऐसा एक बिम्बाणु है, रक्त अणु है, रक्त कणिका है, जो केवल और केवल किस में पाई जाती है? स्तनधारियों में ही पाई जाती है। ठीक है, स्तनधारियों के ब्लड में ही उपस्थित होता है। अच्छा, तो फिर बाकी लोगों का कैसे ब्लड जम जाता है सर? अरे जम जाता है ना। क्या केवल रक्त बिम्बाणु की वजह से ही जमता है? नहीं, प्रोटीन की वजह से भी तो रक्त जमता है ना। ब्लड जो है वो जम जाता है, अभी बताया, प्रोटीन, है ना, और फाइब्रिनोजेन, और साथ में देखें तो विटामिन की वजह से भी हो रहा था। कौन से विटामिन था? तो विटामिन के कारण हो रहा था। तो ऐसे तो हैं। चलो आगे बढ़े। तो ये केवल और केवल उपस्थित होता है स्तनधारियों में। निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण जो होता है ये भी अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि। तो चलिए लिख देते हैं निर्माण का, अस्थि मज्जा में। तो निर्माण हो गया अस्थि मज्जा में। जीवन काल अगर हम लोग इसकी बात करें तो 3 से 5 तक होता है। 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन तक ये जीवित रहता है। कितना? 3 से 5 ऐसा कर दें तो 3 से 5 दिन तक ये जीवित रहता है। मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है प्लीहा में। कहाँ होता है जी? प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। मुख्य कार्य अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। फिर से एक बार ध्यान दें। रक्त बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोमोसाइट्स। उपस्थिति अगर बात करें तो केवल और केवल ये स्तनधारियों में ही वो होता है, स्तनधारियों के ही रक्त में पाया जाता है। कौन? थ्रोमोसाइट यानी कि रक्त बिम्बाणु प्लेटलेट जो होता है केवल स्तनधारियों में ही पाया जाएगा। अगर हम लोग इसकी निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण भी होता है अस्थि मज्जा में।
जीवन काल की बात करें तो ये 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है, ज़्यादा 3-5 मत कर ऐसा बोलते हैं ना, उसी से याद कर लो कि थ्रोम्बोप्लास्ट रक्त बिंबाणु कितने दिन तक होता है इसका जीवन काल, तो 3 से लेकर 5 दिन तक। मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, ठीक है। तो अंत में यदि हम लोग मुख्य कार्य की बात कर लें तो इसका कार्य जो होता है वो रक्त को जमाने का काम करता है। क्या जमाने का? थक्का जमाने का, भाई कुल्फी तो जमाएगा नहीं ना, तो क्या जमाने का काम करता है? रक्त को थक्का जमाने का इसका मुख्य कार्य होता है किसका? रक्त बिंबाणु का, यानी कि प्लेटलेट का, यानी कि थ्रोमोसाइट्स का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये ब्लड का जो है पार्ट्स है वो ख़त्म होता है। वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ब्लड ग्रुप का चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे भी देखेंगे। तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अगर यदि वीडियो में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।